हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में स्टडी करेंगे। समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, ठीक ना, उसको समझेंगे यहाँ पे, ठीक ना। जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर दूसरे का और एग्जाम्पल नंबर तीसरे का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक ना। इसको समझेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के डेफिनेशन होते हैं उसको सबसे पहले समझेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। समझेंगे पहले चर अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका व्यापक रूप क्या होता है। फिर बाद में समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप क्या होते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना और वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक ना। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट यूपी बोर्ड के लिए कंटेंट अपलोड की जाती है, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक ना। सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर देखो, किसी भी चैप्टर का मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी भी चैप्टर का जो नाम दिया गया है, ठीक ना, उसका क्यों नाम पड़ा है, उसका नाम का मतलब कुछ ना कुछ होता है, ठीक ना। तो इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, ठीक ना। एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर से जितने भी यहाँ पे प्रश्नावली जो होंगे 3.1 से पहले जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरे का और एग्जाम्पल नंबर तीसरे का, दोनों को समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए हम यहाँ पे समझेंगे कि चर और अचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चर क्या होता है। तो चर जिसका मान, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, कभी भी यहाँ पे लिखोगे, या कभी भी एक समान नहीं रहता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। अब चर का एग्जाम्पल समझो क्या होता है। चर का एग्जाम्पल, चर मतलब कि चलने वाली चीज़ है जिसका मान एक समान कभी भी नहीं होता है और हमेशा बदलता रहता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल जो बनेगा, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसे यहाँ पे देखो x y z a b c t, ये सब क्या है? चर हैं। इसका मान फिक्स नहीं है कि x का मान अभी क्या होगा, बाद में क्या होगा, y का मान अभी क्या होगा, बाद में क्या होगा। किसी भी समीकरण के लिए a का मान क्या होगा, फिर अलग समीकरण के लिए a का मान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, कभी भी एक समान नहीं रहता है, उसे हम चर कहते हैं। चर का एग्जाम्पल हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ई टी सी, ठीक, इस तरीके से। अब समझेंगे कि अचर क्या होता है, ठीक ना। अचर तो जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखोगे कि जिसका मान हमेशा एक समान रहता है, एक समान रहता है, ठीक। जिसका मान एक समान रहता है, कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर कहलाता है, ठीक ना, अचर कहलाता है। अब देखो अचर का एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा, उसको समझते हैं। देखो जिसका मान हमेशा एक समान होता है और कभी भी नहीं बदलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं 1 2 3 4, ठीक ना, ये सब क्या है? अचर है। ये सब क्या है? अचर है। इसका मान आज भी सेम है, कल भी सेम रहेगा। किसी भी इक्वेशन के लिए एक समान है तो अलग इक्वेशन के लिए भी एक समान ही रहेगा, ठीक ना। इसका मान कभी नहीं बदलेगा।
समझ गए कि नहीं, जिसका मान ये आप 9 में पढ़े होंगे चर और अचर के बारे में बहुत ही डिटेल में, ठीक ना। तो देखो चर और अचर यहाँ पे समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर का मतलब समझ गए कि चर का मतलब क्या होता है, इसका मान कभी हमेशा बदलता रहता है, कभी भी एक समान नहीं होता, उसे चर बोलते हैं, ठीक ना। इक्वेशन में दो चर यहाँ पे यूज होंगे, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, ए बी या बी सी या सी ए, इस तरीके से उसका भी एग्जाम्पल देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे पहले समझो कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक ना। रैखिक समीकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, इसको समझ लो। देखो किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले थ्योरी समझ लो। अगर थ्योरी आप समझ लेते हो तो आपको प्रश्नावली हल करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे लिखोगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो, ठीक, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा, समझो। रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल देखो बन सकता है आपका 2x + 3y = 9, ठीक। या ये भी बन सकता है कि 4x + 6y = 18। देखो ये देखो दो चर वाले हैं। कैसा समीकरण है? दो चर वाले, एक x चर है, एक y चर है, ठीक ना। अब समझ गए ना कि दो चर वाले, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो चर वाले, यहाँ पे देखो दो चर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दो चर, ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिए हैं जिनके मैक्सिमम घातों की संख्या क्या है, 1 है। घात की संख्या कितना है बाबू, 1 है, ठीक ना। यहाँ पे भी देखो x का घात क्या है, 1 है, y का घात क्या है, यहाँ पे 1 है। तो रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसके अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है। समझ गए ना, ये होते हैं आपका रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण के यहाँ पे व्यापक रूप होता है। इसको यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2x + 3y - 9 = 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2x + 6y - 18 = 0, इस तरीके से। तो इस रैखिक समीकरण का कुछ ना कुछ व्यापक रूप होता होगा कि नहीं होता होगा। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, ठीक ना। और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है वो आप समझो, ठीक ना। तो देखो किसी भी रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ax + by + c = 0। ये जो होता है किसी भी रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। देखो ये भी जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे x + by + c के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं बात करूँ तो इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा -9, इस तरीके से, ठीक ना। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। तो देखो किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा ax + by + c। यहाँ पे a b c तीनों बता दिया। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो आगे आप समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक ना। देखो रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा होगा कि देखो यहाँ पे होगा ऐसे समीकरण के जोड़े, ऐसे समीकरण के जोड़े जिनके घातों की अधिकतम संख्या 1 हो, ठीक। ऐसे समीकरण के जोड़े जिनके घातों की अधिकतम संख्या 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो
ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझो, ठीक ना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। एक एक चीज़ को आप समझोगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल इसका बनेगा, देखो यहाँ पे 2x + y बराबर 10, ठीक। यहाँ पे देखो 3y प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे 3x लिखो, 3x + 4y बराबर 2। तो देखो ये भी एक समीकरण है और ये भी एक क्या है, समीकरण है। और दोनों समीकरण के जो घातों की संख्या है, घातों की अधिकतम संख्या 1 है। दोनों समीकरणों के घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ऐसे समीकरणों का जोड़ा, यानी कि दो जोड़ा, यानी कि दो इक्वेशन की बात करेंगे। ऐसे समीकरणों का जोड़ा जिनके घातों की अधिकतम संख्या 1 हो, उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। रैखिक मतलब एक घात, समीकरण का मतलब जिनका LHS और RHS हो, ठीक, समझ गए। और युग्म का मतलब जोड़ा, एक एक चीज़ समझेंगे। और इस रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक ना। इसका व्यापक रूप होता है, देखो इसका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो बदल जाएगा, a2x + b2y + c2 बराबर 0। यह क्या होता है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप होता है। समझ रहे बात, इतनी चीज़ें हो गई। समझ गए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, फिर उसका व्यापक रूप क्या होता है, समझ गए इतनी बात। अब हम समझेंगे नोट, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट हैं, ठीक ना, उसको समझते हैं। नोट क्या है, इसी पर आधारित है कि प्रत्येक समीकरण का प्रत्येक हल या किसी भी समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। देखो यहाँ पे x और y, जब यहाँ पे इस इक्वेशन को हल करोगे तो x का मान और y का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक ना। और उसको जब आप संख्या रेखा पे डिनोट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ मान आएगा। अभी सीखना बताएंगे, ठीक ना, इसको हल करना बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आप नोट नंबर 2 को समझते हैं, क्या बोला जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का प्रत्येक हल xy इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु को के संगत होता है। एक बिंदु का क्या होता है, एक संगत होता है, इसका कुछ ना कुछ मान होता है, xy का कुछ ना कुछ क्या होता है, मान होता है। और यह विलोमता भी ऐसा होता है, अगर किसी भी चीज़ का अगर xy का मान होगा तो क्या होगा, एक समीकरण वो क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखो अगर xy के कुछ ना कुछ मान होगा तो जो मान होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 और 1, किसी न किसी चीज़ का मान है, यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 1 है, ठीक ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण को यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। या एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है तो वहाँ पे x और y का कुछ ना कुछ मान होगा, यही लाइन ये दूसरे का नोट नंबर बोल रहा है, ठीक ना। इतनी चीज़ें अब ये समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है दूसरका वाला और तीसरका वाला, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों को समझते हैं बारी बारी से, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपये में 2 चीज़ें खरीदी है, 2 पेंसिल और 3 रबड़। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 में उसी तरीके के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, चलिए चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझते हैं, ठीक ना। जो बोला जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक नोट करते हैं। यहाँ पे देखो रोमिला की लड़की का नाम है, ठीक ना, और दुकान पे गई है और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप मान लो कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आप मान लो एग्जाम्पल नंबर कितना है, दूसरा का है, ठीक ना। तो आप मान लो यहाँ पे माना, यहाँ पे एक पेंसिल का दाम या एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य
₹100 है, ठीक। तथा एक रबड़ का मूल्य ₹Y। आप मान लो इतनी चीज़ें, ठीक ना, इतना चीज़ आप पहले मान लो, ठीक ना, कि मान लो कि एक पेंसिल का दाम ₹100 और एक रबड़ का दाम Y। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा है, ठीक ना। तो इस इक्वेशन को पहले क्या लिखोगे, तो 2 पेंसिल है तो 2 पेंसिल का ₹2 होगा, यानी कि 2x रुपया हो जाएगा, ठीक ना। 2 पेंसिल का दाम कितना होगा, 2x। कितना होगा, 2x। यहाँ पे देखो इक्वेशन बनाओ, 2x प्लस कितना है, 3 रबड़। तो 3 रबड़, अगर एक रबड़ का दाम ₹Y तो 3 रबड़ का दाम कितना हो जाएगा, 3Y होगा कि नहीं होगा, 3Y बराबर कितना है, ₹9। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला। इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए अब दूसरा का, यानी कि उसकी जो सहेली है सोनाली करके, ठीक ना, उसको समझते हैं। 4 पेंसिल का दाम कितना होगा, 4x होगा कि नहीं होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखो 6 रबड़ का मतलब कि 6y, कितना रुपया लगा, ₹18। यहाँ पे लिख दो 18। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आपका इक्वेशन दोनों बन गया। देखो 4x प्लस 6y बराबर 18। सेम टू सेम हम सबका भी यही बना है। अब देखो करना क्या है, इसको करना क्या है, इसको पहले हम ग्राफ में समझते हैं। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में समझते हैं, उसके बाद ग्राफ इसका खींचते हैं। तो सबसे पहले इसका बीजगणितीय रूप हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम बीजगणितीय रूप इसका बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, ठीक। तो कम से कम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2 मान, ठीक ना। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आप मान लो कि x बराबर 0, ठीक ना, x बराबर 0। इस इक्वेशन को करने का तरीका आप मान लो कि कैसे करोगे। यहाँ पे y बराबर, तो x बराबर जब 0 लोगे, ठीक ना, x बराबर जब 0 लोगे तो यहाँ पे y बराबर का कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे x बराबर जब 0 लोगे तो y का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको हल करने का तरीका समझो। तो यहाँ पे देखो, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आप y बराबर कुछ ना कुछ लिख दो। y को जब पक्षांतर करो कितना आ जाएगा, 9 - 2x बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3। तो जब आप x बराबर जब 0 लोगे तो ये आपका 0 और यहाँ पे y का मान 3 आ जाएगा। x बराबर जब 0 लोगे तो y का मान 3 आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और जब आप y बराबर 0 लोगे तो x का मान भी कुछ ना कुछ आएगा। y बराबर जब 0 लोगे तो x का मान यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये वाला टर्म आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में 2 से भाग करोगे तो 4.5 आ जाएगा। अगर आप y का मान जब 0 लोगे तो x का मान 4.5 आएगा, ठीक ना। ये आपका बीजगणितीय रूप है। अब इस वाली इक्वेशन के लिए सेम टू सेम यही फॉलो रूल अपनाएंगे, ठीक ना। चलिए हल कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका x हो जाएगा, इसके 2 मान हो जाएंगे, ये आपका x, ये y। अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 लो, x बराबर जब 0 लोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म 0, देखो 6 से भाग दे दो, 6 का 18, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप y बराबर जब 0 ले लो तो ये वाला टर्म 0। अब यहाँ पे देखो 4 का मान कितना आएगा, 4 चौके 16 और 4 5 20, 4.5 सेम टू सेम मान आएगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो दोनों का बीजगणितीय रूप ये वाला हो गया। अब इसको चलिए ग्राफ में समझते हैं। तो ग्राफ के लिए मेरे पास ग्राफ नहीं है, आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक ना, यहीं पे। तो यहाँ पे देखो y का मान यहाँ पे 3 लिया है। तो अगर आप देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पे कितना भी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि x का मान और y का मान आप 0 ही रखिए। x और y का मान आप कुछ भी लेंगे तो वहाँ पे y का मान अलग आएगा। यहाँ पे देखो y का मान अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, y का मान अगर 1 रखोगे, देखो 18 में 6 गया 12, तो यहाँ पे x का मान 3 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 12 में से 4 से भाग करो तो यहाँ पे x का मान 3 आ जाएगा। तो इन सभी को ग्राफ में समझाते हैं आपको। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है, यहाँ पे समझ लो, ये वाला ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे देखो ये वाला x होता है, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, ठीक ना। तो x पे ये वाला चीज़, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो निगेटिव होगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर आओगे तो निगेटिव होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात। ये वाला तो सभी लोग समझते होंगे। ये वाला x होता है, ये वाला x डैश, ये वाला y होता है, ये वाला y डैश होता है। तो इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा। इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो निगेटिव, और इस साइड जाओगे नीचे आओगे तो ये भी निगेटिव हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से होता है आपका ग्राफ। समझ रहे बात। अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखो
जब आपका x बराबर जब 0 आया है तो y का मान कितना आया है, x बराबर जो 0 तो x y का मान कितना है 3। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट दर्शाओगे, यहाँ पे एक पॉइंट 0 3, 0 का मान 3, पहला पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y बराबर 0 लो, ठीक ना, y बराबर 0 और x का मान 4.5, तो y बराबर 0 ये वाला पॉइंट होगा और x का मान कितना होगा 4.5, तो यहाँ पे आएगा 4.5, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये वाला टर्म दिखा रहा है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला हो तो एक रेखा मिलेगी जो यहाँ पे इक्वेशन को शो करेगी 4x + 6y बराबर 18 को। समझ रहे बात कि नहीं, इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी ये भी करो, x बराबर 0 तो y का मान 3, x बराबर 0 तो y का मान 3, ये वाला सेम चीज़। अब देखो y का मान 1, y का मान 1, ये वाला चीज़, y का मान 1 तो x का मान कितना 3, y का मान 1 तो x का मान 3, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ रहा है। y का मान 1, ठीक ना, y का मान क्या है 1, y का मान 1 लो, y का मान 1 लोगे तो ये वाला चीज़। अब इस पे जाओगे, ये वाला y है और x का मान कितना है 3, तो ये वाला पॉइंट शो करेगा। इस तरीके से आपको हल करना है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्पल है कि दो रेल पटरियाँ समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। इसको क्या करना है, ज्योमेट्री फॉर्म में डिनोट करना है, यानी कि ग्राफ पे दर्शाना है। तो चलिए इसे हम फटाफट समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा गया है। अब करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले x को 0 करो और फिर y को 0 करो। तो x को जब 0 करोगे इस वाले टर्म को, तो यहाँ पे देखो ये वाला 4 इधर जाएगा तो यहाँ पे y का मान 2 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, x बराबर 0 तो y बराबर 2, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो एक बार y को 0 करो, जब y को 0 करोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 तो x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पे जब x का मान जब 0 लोगे तो y का मान यहाँ पे 2 आएगा और y का मान जब 0 लोगे तो x का मान यहाँ पे 4 आएगा। पहला वाला समीकरण के लिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। और इस वाले इक्वेशन के लिए लेते हैं दूसरा वाले के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे x का मान जब 0 करोगे, ठीक ना, यहाँ पे x का मान जब 0 करोगे तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 3। कैसे आएगा, ये 12/4 हो जाएगा। ये क्या होगा 12/4 तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y बराबर जब 0 लोगे तो x का मान यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 12/2 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब चलिए इन दोनों को हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, ठीक ना, ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो देखो x का मान 0 लो और y का मान 2 लो, तो x बराबर 0 और y का मान 2, ये वाला यहाँ पे आ गया। ये कोई पॉइंट है, ठीक ना, 0 का मान 2 को दर्शाएगा। और यहाँ पे y का मान 0 लो और x का मान 4 लो, y का मान 0 और x का मान 4 यहाँ पे, तो 4 का मान 0, ये वाला दर्शाएगा। अब इसको समझते हैं, 0 का मान 3, तो x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, तो y का मान कौन सा 3 है, देखो इधर आएगा कौन पॉइंट 1 2 3, ये वाला पॉइंट 0 का मान 3। और फिर यहाँ पे देखो y का मान 0 और x का मान 6, y का मान 0 और x का मान 6, ये वाला पॉइंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।